जोहार। कृषि दर्शन के इस अंक में मैं गीता आप सभी किसान भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए बहुत सारी अच्छी जानकारियाँ लेकर आई हूँ, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुश्री। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य में समेकित कृषि प्रणाली के विकास के लिए चलाई जा रही है NMSA योजना। किचन गार्डन में मौसमी सब्जियों के लिए बनाए अलग जगह। निकाई गुड़ाई के लिए बेहतर उपकरण है डच हो। NMSA योजना राज्य के कृषि निदेशालय द्वारा चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत समेकित कृषि प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए कार्य किए जाते हैं। वर्तमान में यह राज्य के 6 जिलों में कार्यान्वित है। इस योजना में चयनित किसानों को समेकित कृषि प्रणाली अपनाने के लिए आवश्यक कृषि उपादानों के लिए अनुदान दिया जाता है। राज्य में किसानों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं में एक प्रमुख योजना है NMSA योजना। यह योजना कृषि निदेशालय की ओर से चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत राज्य के 6 जिलों रांची, हजारीबाग, चतरा, पलामू, दुमका और पूर्वी सिंहभूम में समेकित कृषि प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। इसमें चयनित किसानों को कृषि फसलों के उपादान, ग्रीन हाउस के निर्माण, मधुमक्खी पालन और जल एवं मिट्टी संरक्षण से संबंधित कार्यों के लिए अनुदान दिया जाता है। गृह वाटिका, जिसे हम किचन गार्डन भी कहते हैं, इस वाटिका में हम अपने पसंद की फल, सब्जियां इत्यादि लगाकर अच्छी गुणवत्ता युक्त फल और सब्जी प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हम अपने पूरे परिवार को पौष्टिक भोजन दे सकते हैं। इस किचन गार्डन से और लाभ कैसे प्राप्त करें, इसकी जानकारी के लिए हम आपको मिलवाते हैं कृषि विशेषज्ञ से। जो किसान बहनें गृह वाटिका या किचन गार्डन लगाना चाहती है, उनका विशेष रूप से ये ध्यान देना है कि जो भी किचन गार्डन के लिए जो ज़मीन या इस्तेमाल कर रही है, उनको पूरे एक मौसम के अनुसार उसका विभाजन कर ले और उन पे मेढ़ों पे पत्तेदार सब्जियां या जड़ वाली सब्जियों का इस्तेमाल करें और बाकी जगह पे जो है वो आप असामान्य रूप से जो सब्जी लगाती है उसका इस्तेमाल कर सकती हैं। किसान भाई वर्तमान समय में अपनी टाड़ भूमि में सरगुजा की बुआई कर लाभान्वित हो सकते हैं। सरगुजा की अच्छी पैदावार लेने के लिए किसान बिरसा नाइजर 1, बिरसा नाइजर 2 और बिरसा नाइजर 3 नामक प्रभेदों की बुआई कर सकते हैं। सरगुजा की अच्छी उपज लेने के लिए विशेषज्ञों द्वारा अनुशंसित किस्म है बिरसा नाइजर 1, 2 और 3। यह किस्में लगभग 90 से 105 दिनों में तैयार हो जाते हैं। इनकी 6 से 8 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई कर और उचित कृषि कार्यों को करके लगभग 6 से 7 क्विंटल उपज पाई जा सकती है। जिन किसान भाइयों ने श्री विधि से धान की खेती की है, उन्हें धान की अच्छी पैदावार लेने के लिए इस समय कुछ विशेष कृषि कार्य करने की आवश्यकता होती है। वे कृषि कार्य क्या हैं और कैसे उन्हें करें, बता रहे हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ। जो किसान भाई श्री विधि से खेती किए हैं, वो किसान भाई अपने कोनो वीडर, कृषि विज्ञान केंद्र में कोनो वीडर उपलब्ध है। किसान भाई कोनो वीडर से श्री विधि खेती का निकाई कोड़ाई करें। निकाई कोड़ाई करने से बहुत ही फ़ायदा होगा, उपज में वृद्धि होगी, कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे। अतः किसान भाई अपने श्री विधि खेत के जो धान की रोपाई किए हैं उसमें कोनो वीडर का उपयोग करें। कोनो वीडर कृषि विज्ञान केंद्र में उपलब्ध है और इसके लिए वो किसान भाई ले जा सकते हैं। निकाई गुड़ाई के काम को बेहतर तरीके से करने के लिए किसान डच हो का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस उपकरण से खेत में निकाई गुड़ाई करने के साथ साथ नाली और मेड़ भी बनाया जा सकता है। ये है डच हो। निकाई गुड़ाई के काम के लिए निर्मित इस उपकरण से खेत में नाली और मेड़ भी बना सकते हैं। डच हो द्वारा एक दिन में लगभग 15 डिसमिल खेत में लगे फसलों की निकाई की जा सकती है। इस उपयोगी उपकरण को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से प्राप्त किया जा सकता है।
कृषि समाचारों में अब बारी है कृषि जगत के एक सफल व्यक्तित्व से मिलने की। तो आइए इस किसान के जीवन से लेते हैं सफलता के कुछ सबक। पहले मेरे पिताजी पारंपरिक ढंग से खेती करते थे, अब हम लोग नया आधुनिक ढंग से खेती करते हैं। हम प्लांडू से ट्रेनिंग लिए हैं, केवीके से जुड़े हुए हैं, केवीके से ट्रेनिंग लिए हुए हैं और अब नया तरीका से जो खेती कर रहे हैं इससे हम लोग का ज़्यादा बेनिफिट होता है और कम लागत भी लगता है। कम लागत से ज़्यादा फायदा होता है। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। दुमका अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। चाईबासा अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। और हजारीबाग का तापमान अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज राज्य की प्रमुख खाद्यान्न मंडियां हल्के उतार चढ़ाव के साथ सामान्य रहीं। आने वाले दिनों में इनमें फिलहाल बहुत बदलाव की स्थिति नहीं बन रही है। उधर सब्जी मंडियों में हरी सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आज भी के कुछ प्रमुख अनाजों के भावों पर नजर डालें तो इस प्रकार रही। चावल मोटा न्यूनतम 1400 रुपए से लेकर अधिकतम 2200 रुपए। चावल मध्यम न्यूनतम 2200 रुपए से लेकर अधिकतम 2500 रुपए। गेहूं न्यूनतम 1600 रुपए से लेकर अधिकतम 1800 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 5800 रुपए से लेकर अधिकतम 7400 रुपए। दाल मसूर न्यूनतम 4600 रुपए से लेकर अधिकतम 5800 रुपए। दाल चना न्यूनतम 3400 रुपए से लेकर अधिकतम 4600 रुपए। सरसों तेल न्यूनतम 8400 रुपए से लेकर अधिकतम 9400 रुपए। आलू न्यूनतम 700 रुपए से लेकर अधिकतम 1000 रुपए। और प्याज न्यूनतम 2000 रुपए से लेकर अधिकतम 2900 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार के अंतर्गत आपने देखा मंडी भाव, जाना मौसम का हाल और कृषि की नई नई तकनीक और उपकरणों की भी जानकारियां ली। तो जानकारियों का सिलसिला और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन समय हो चला है एक अल्प विराम का। तो आप देखिए ये संदेश। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। विराम के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो हम पहली जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं वो है मक्के की खेती कैसे करें रबी के मौसम में, वो बताएंगे आपको। खरीफ के मौसम में तो मक्के की खेती होती ही है, लेकिन रबी के मौसम में खेती वहाँ हो सकती है जहाँ पर सिंचाई के साधन उपलब्ध हों। तो चलिए, उन्नत किस्में क्या है मक्के की और उसकी खेत की तैयारी कैसे करें, इसके लिए हम अपने विशेषज्ञ के पास चलेंगे और उनसे पूरी जानकारी लेंगे। तो चलिए अपने विशेषज्ञ डॉक्टर SN चौधरी के पास लिए चलते हैं, जिनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी भानु घोष। भारत सरकार के किए गए प्रयासों और कृषि वैज्ञानिकों के निरंतर मेहनत द्वारा आज के समय में खेती करना सबसे अच्छा व्यवसाय बनकर सामने आया है। किसानों को बीज से लेकर नवीनतम उपकरणों तक सरकार द्वारा अनुदान पर दिया जा रहा है। वैज्ञानिक पद्धति द्वारा खेती की तकनीक तथा समय समय पर दिए गए प्रशिक्षण द्वारा किसान अपने फसलों से दोगुना फसल उपजाते हैं
तथा लाभ उठाते हैं। मक्का फसल की खेती झारखंड के जलवायु के उपयुक्त है। रबी के मौसम में इसकी बुआई का समय 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक का अनुकूल माना जाता है। रबी मक्का मतलब शीतकालीन मक्का, शीतकालीन मक्का को ही हम रबी मक्का कहते हैं। और इसके बोने का समय जो है वो अक्टूबर माह सब सर्वोत्तम माना गया। वो इसलिए भी कि झारखंड के बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जहां रात का तापक्रम दिसंबर के माह में तेज़ी से गिरता है। तो तेज़ी से गिरने से कभी क्या होता है, उसका ग्रोथ जो है, उसका जो वृद्धि दर है वो रुक जाती है। रुक जाने के कारण जो है ये मक्का की जो अवधि है वो अवधि जो 120 दिन वाली किस्में हैं 165 दिन ले लेती है। 195 दिन वाली किस्में भी वो भी 165 दिन ले लेती है। इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उसकी बुआई कब करें, ताकि उसका जो वानस्पतिक वृद्धि अवस्थाएं होती है वो उस काल में जाए जिसमें कि बहुत ज़्यादा तापक्रम में गिरावट ना हो। इसलिए ये बताना बहुत ज़रूरी था। तो किसान भाई अक्टूबर माह में इसकी बुआई करें। बुआई के लिए सर्वप्रथम किसानों को सलाह दी जाती है कि उन्नत प्रभेदों का चयन करना चाहिए। उन्नत प्रभेदों में गंगा 7 और गंगा 5, सुआन कंपोजिट 1, HQPM 1, बिरसा विकास मक्का 2 और प्रिया का ही चयन करें, क्योंकि औसतन ये प्रभेद 80 से 90 दिन में तैयार हो जाते हैं। बीजों को बुआई से पहले बेविस्टीन या कार्बेंडाजिम से बीज उपचारित कर लेना चाहिए, जिससे हम अपने बीजों को मिट्टी जनित रोगों से बचा लेते हैं। सभी किस्में रबी मौसम में नहीं लगाई जाती है। और जैसा कि मैंने बताया कि ताप में गिरावट आती है, तापक्रम में रात की तापक्रम में गिरावट आती है और किसी किसी क्षेत्र में तो 3 से 4 डिग्री तक पहुंच जाता है। तो वहाँ पे एक गंगा 7 जो पुरानी किस्म थी हाइब्रिड की, गंगा 7 और गंगा 5, ये दोनों प्रजातियाँ ऐसी है कि जिसको अत्यधिक ठंड सहने की क्षमता है। और इसके अलावा लक्ष्मी और बहुत सारे प्राइवेट कंपनियां भी अच्छी अच्छी किस्में निकाली हैं। लक्ष्मी करें और जो बिरसा द्वारा निकाली गई है बिरसा मक्का 1, इसकी भी आप बुआई कर सकते हैं। बीज की मात्रा 20 किलो प्रति हेक्टेयर यानी कि 8 किलो प्रति एकड़ की दर से लगती है। बीज को बोने से पहले बीज उपचार करना जरूरी है। बीज उपचार कार्बेंडाजिम एक ऐसा रसायन है जो सिस्टमिक फंजीसाइड है, फफूंदीनाशक है। ये सभी फसलों के लिए कारगर है। तो कार्बेंडाजिम 50% WP 2 से 2.5 ग्राम, 1.5 से 2.5 ग्राम तक आप कर सकते हैं। 1.5 से 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से बीज उपचार करने के उपरांत ही बुआई करें। खेत की तैयारी के लिए 100 से 150 क्विंटल गोबर की सड़ी खाद या कंपोस्ट का प्रयोग करना चाहिए। मिट्टी की 2 से 3 बार जुताई कर लेना चाहिए, जिससे मिट्टी हल्की तथा भुरभुरी हो जाए। इसके खेत की तैयारी के लिए अविलंब खेत की जुताई शुरू कर दें। जुताई प्रत्येक दो जुताई के बाद पाटा देना जरूरी है, जिससे क्या होता है कि बड़े बड़े ढेले टूट के भुरभुरे हो जाएं। और अंतिम जुताई के पहले, क्योंकि रब्बी मक्का में लंबे अवधि तक चलता है, तो भूमि जनित कीट जो भूमि में रहने वाले कीट हैं उसका आक्रमण तेजी से होता है। तो अंतिम जुताई के समय क्लोरोपाइरिफॉस 4% पाउडर 8 से 10 किलो प्रति एकड़ की दर से भुड़क कर और जोत के उसको मिला दें। ध्यान रहे कि मक्का एक ऐसा फसल है और ये भी आपको समझना होगा कि 165 दिन ले लेगी या 145 दिन ले लेगी, तो बहुत लंबे दिनों तक ये चलने वाली फसल है। तो उसमें गोबर की मात्रा, चूँकि ये पेटू फसल है या कहिए कि ये हाथियों जैसा खाना खाता है, पोषक तत्व लेता है खेतों से, तो गोबर खाद का निश्चित रूप से आप प्रयोग करें। मैं ये तो नहीं कहूँगा कितना गोबर आप दे सकते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि झारखंड में किसानों के पास गोबर खाद की कमी है, लेकिन मैं अनुरोध करूँगा कि आपके पास यथासंभव गोबर खाद हो उसका प्रयोग करें और अभी खेत तैयारी के समय ही गोबर खाद को खेत में छिड़कते हुए और मिट्टी में मिला दें। बीज दर के लिए मक्का के लिए 20 kg प्रति हेक्टेयर तथा बेबी कॉर्न के लिए 30 kg प्रति हेक्टेयर प्रयोग करना चाहिए। रबी मक्का के लिए कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर तथा पौधों से पौधों की दूरी 20 सेंटीमीटर तथा बेबी कॉर्न के लिए कतार
60 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर रखना लाभदायक होता है। ध्यान रहे कि ये बहुत लंबे दिनों तक फसल होती है, ग्रोथ भी होता है, तो दूरी काफ़ी महत्वपूर्ण है इसमें। तो एक कतार से दूसरे कतार की दूरी 2 फीट रखें, 2 फीट से कम ना रखें, और 20 से 20 की दूरी थोड़ा कम करें, 10 इंच यानी कि 25 सेंटीमीटर पे आप इसकी बुआई कर लें। हल्के पीछे करते हैं तो एक कतार छोड़कर दूसरे कतार में बुआई करेंगे। एक सिरहोर से या एक हरगड़ा, किसानी भाषा में बात करें तो एक हरगड़ा से दूसरे हरगड़ा के बीच की दूरी जो है वो 2 फीट हो। तो अच्छा तरीका क्या है कि एक हरगड़े में बीज डालें तो दूसरे को छोड़ दें और फिर तीसरे में डालें। इस तरह से आप दूरी निश्चित कर सकते हैं। पौधे के बढ़वार के लिए संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। उर्वरकों में 200 केजी नाइट्रोजन, 60 केजी फास्फोरस और 35 केजी पोटास की मात्रा का उपयोग करना उचित होता है। इसके अलावा ठीक ढंग से देखभाल न करने की स्थिति में फसलों को कीट व्याधियां लगने की समस्या होती है। अतः कीट प्रबंधन तथा रोगों से बचने के लिए जैविक के साथ साथ रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करना सही होता है। इन्हीं सब वैज्ञानिक तकनीक को अपनाकर किसान अपने रबी मक्का से अच्छा लाभ कमा सकते हैं। खाद इसके लिए महत्वपूर्ण है। खाद के लिए वैसे तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास के रूप में अगर हम बताते हैं तो बहुत किसान जो बहुत पढ़े लिखे नहीं है उसको समझ में नहीं आता है। तो स्टेट फर्टिलाइजर की बात मैं करूं कि 20-20-0-13 NPKS 20-20-0-13 एक अच्छी ऐसी खाद है जो मकई फसल के लिए बड़े उपयोगी खाद है। और ये लगभग 200 किलो प्रति एकड़ की दर से बुआई के समय आप इसका उपयोग करें। इसमें पोटास जो है एकड़ में 35 केजी, एकड़ में 35 केजी पोटास, तो आप पोटास की मात्रा ज़्यादा देनी होती है मकई में, तो 35 किलो प्रति एकड़ की दर से पोटास, रबी फसल की बात मैं कर रहा हूँ इसलिए मैंने 35 किलो कहा। और खरीफ में और गर्मा में कम जरूरत पड़ती है, तो रबी में 35 किलो प्रति एकड़ की दर से पोटास को मिलाते हुए इस खाद का सिरहोर में या जिसको हरगड़ा आप कहते हैं, हरगड़ा में डालते हुए बुआई करें। और घास की निकौनी इसमें महत्वपूर्ण है। घास की निकौनी इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये लंबे अवधि वाली है और चौड़ी पत्ती वाली है। नमी का जो है वो वाष्पीकरण तेज़ी से होता है। जो हालांकि ठंडी के मौसम में तो कम हो जाती है, धूप तीखे नहीं होते हैं, लेकिन बाद में तो ये जब फरवरी और मार्च के महीने आते हैं तो इसका वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। तो उस अवस्था में आप 3 बार इसकी निकौनी करें। पहली निकौनी जब थोड़े 2 पत्तियां की हो जाए उसमें निकौनी करें। दूसरी ठेवने की ऊंचाई में 1 से 1.5 फीट, 2 फीट, 1 से 1.5 फीट की ऊंचाई तक जब आ जाए पौधा तो तब करें। और तीसरी निकौनी जब धनबाल निकल जाए और वजन उसका बढ़ जाए, मकई के पौधे का बालियाँ भुट्टे बनने शुरू हो जाएं, उनके जो है सिल्क निकलने शुरू हो जाएं, तो उस समय यूरिया खाद का उपयोग करते हुए और मिट्टी को चढ़ाएं। इस तरह 3 निकौनी करें। जहाँ तक बाद में खाद की देने की बात है तो बाद में यूरिया खाद का ही प्रयोग होता है। यूरिया खाद जब आप दूसरी बार निकौनी कर रहे होते हैं उस समय जड़ के पास देते हुए या टॉप ड्रेसिंग के रूप से सिंचाई के बाद आपको डालनी होगी। दूसरी बार जो शेष बच जाता है वो जब धनबाल निकलने में मिट्टी चाहते हैं उस समय आपको करनी होती है। इस बात को आप ध्यान देंगे तो बेहतर उपज आपको मिलेगा। तो देखा किसान भाइयों, चौधरी जी ने कितनी अच्छी जानकारी दी रबी मक्का की उन्नत किस्में एवं खेत की तैयारी के बारे में। चौधरी जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में और इतनी अच्छी जानकारी दी इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी। तो कैसी लगी ये जानकारी आप लोगों को? पता है बहुत अच्छी लगी होगी। तो चलिए आगे जानकारी का सिलसिला और बढ़ाएं, उससे पहले एक और अल्प विराम का समय हो चला है, तो लेते हैं एक और अल्प विराम। आप देखिए ये संदेश। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ,
किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो किसान भाई बहनों, जैसा कि आप जानते हैं कि फसलों के अच्छे पैदावार के लिए हमें मिट्टी के पोषक तत्व और महत्व के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। तो अच्छे फसलों के अच्छे पैदावार के लिए किसान भाई बहनों को अपने खेत की मिट्टी की उर्वरता पर ध्यान देना आवश्यक है। तो इसके महत्व और उनके पोषक तत्व के बारे में हम जानकारी लेंगे अपने विशेषज्ञ डॉक्टर R.K. सिंह से। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र हॉली क्रॉस हजारीबाग में है और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं यहीं के कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर R.K. सिंह। ये हमें जानकारी देंगे मिट्टी में पोषक तत्व एवं उसका महत्व के बारे में। आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर साहब, जैसा कि हमने विषय चुना है कि मिट्टी में पोषक तत्व एवं उसका महत्व, तो सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को ये जानकारी दे दीजिए कि पोषक तत्व का क्या तात्पर्य है। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। पोषक तत्वों का मतलब है, जैसे कि हमारे किसान भाई बहन जानते हैं, जैसे कि यूरिया डालना, DAP डालना, पोटास डालना, या फिर बहुत सारे लोग जिंक डालते हैं, लेकिन इन सब से ही काम नहीं चलता है। हमारे करीब किसी भी फसल को, किसी भी सब्जी को या किसी भी बाग को, पेड़ को, किसी को भी अपनी जीवन पूरा करने के लिए किसी भी फसल को 16 से 17 तत्वों की आवश्यकता होती है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और ये जो पोषक तत्व हैं, इसमें जो है मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों तो हवा से मिल जाते हैं, लेकिन इनको अगर छोड़ दें तो उसके अलावा नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है, आयरन है, मैग्नीज है, जिंक है, कॉपर है, बोरॉन है, मोलिब्डेनम है। अब इतने सारे तत्व मैंने बताए, ये सारे तत्वों की आवश्यकता कहीं ना कहीं पौधों को उसके पूरे जीवन काल में आवश्यक होता है। और इनका महत्व जो है, चाहे वो उनकी उपज पे हो, चाहे उनकी बढ़वार पे हो, चाहे उसकी अपनी जो गुणवत्ता है जिसको क्वालिटी हम लोग कहते हैं उस पे हो, या फिर कुछ पोषक तत्वों का तो महत्व उसको, जैसे कीड़े मकोड़े जब लगते हैं तो उनके अंदर एक जो है उसके अगेंस्ट एक क्षमता पैदा करने के लिए भी उनका एक महत्व होता है। जैसे कि अगर किसी खास पोषक तत्व की अगर कमी है तो वो पौधा जो है विभिन्न बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा, या फिर कोई ना कोई कीड़ा उसको आक्रमण कर देगा। कोई भी फसल अगर हम लेते हैं, चाहे वो सब्जी का लेते हैं या दलहन तिलहन किसी भी चीज़ का लेते हैं, तो कैसे हमारे किसान भाई ये समझ पाएँ कि इन पोषक तत्वों की कमी हो गई है। मैं आपको एक बहुत लंबा क्वेश्चन अपने आप में एक है ये, लेकिन देखिए, सबसे पहले तो ये होता है कि जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, जैसे कि नाइट्रोजन है तो किसान भाई हमारे यूरिया से उसको डालते हैं, पोटास है तो उसको म्यूरेट ऑफ पोटास से डालते हैं, फास्फोरस है उसको ज़्यादातर किसान भाई बहन हमारे DAP से डालते हैं, जिसमें कि यूरिया यानी कि नाइट्रोजन भी होता है। और दूसरा किसान भाई बहन हमारे फास्फोरस की उससे पूर्ति करते हैं, या फिर सिंगल सुपर फास्फेट को भी किसान भाई बहन डालते हैं फास्फोरस को पूरी करने के लिए। इसके अलावा बारी आती है जैसे कि कैल्शियम है, या फिर मैग्नीशियम है, या फिर सल्फर है, ये सेकेंडरी तत्व हुए। इन तत्वों को डालने के लिए किसान भाई बहनों को, जैसे कि कैल्शियम है, जितनी भी हमारी अम्लीय मिट्टी हैं, झारखंड में जितनी भी हमारी ऊपर की जो 2 नंबर और 3 नंबर खेत है, उसमें हमारी हमेशा जो है कैल्शियम की कमी होती है। चूना का एप्लीकेशन, और कहीं कहीं हमारे किसान भाई बहन देखते हैं कि डोलोमाइट उनको डालने को दिया जाता है कि कूण में फसल के साथ में उसको डालें। तो इन सब के लक्षणों की जहाँ तक बात है, तो लक्षण हमारे कहीं ना कहीं, जैसे कि मैं नाइट्रोजन की बात करूँ तो उनकी पुरानी पत्तियाँ पीली पड़ने लगती हैं। नाइट्रोजन की कमी किसान भाई बहन लोग देख सकते हैं, जैसे कि पानी भी पूरा है,
और फसल में कोई बीमारी भी नहीं है और अगर पुरानी पत्तियां पीली पड़ रही हैं तो इसका मतलब ये है कि नाइट्रोजन की कमी है। इसी तरह से फास्फोरस की बात है तो फास्फोरस में जहाँ तक बात है तो फास्फोरस क्या होता है कि फास्फोरस में बहुत गहरा हरा हो जाएगा पौधा और ब्रॉन्जी यानी कि तांबे जैसा उसका कहीं ना कहीं रंग आने लगता है। तो इस तरह से किसान भाई उसको पहचान सकते हैं कि उसमें फास्फोरस की कमी है। पोटेशियम की जहाँ तक बात है पोटेशियम की कमी जब होती है तो किनारे सूखने लगते हैं, पत्तियों के किनारे सूखने लगते हैं। तो इसी तरीके से ये जो है कमियां किसान भाई बहन इसको पहचान सकते हैं। साथ ही जो है इसमें जो है मिट्टी का जो परीक्षण है, जो सॉइल टेस्टिंग, ये बहुत आवश्यक है। तो इसी के द्वारा किसान भाई बहन इसकी जानकारी ले सकते हैं। साथ ही कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कुछ किसान भाई बहन रफली उस चीज़ को मतलब जैसे एक मोटे तौर पे हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि सभी किसान भाई बहन मिट्टी की जांच नहीं करा पाते हैं। वैसे तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं अपने नज़दीकी स्रोत में, चाहे तो वो हजारीबाग के हमारे खुद के केंद्र में, कृषि विज्ञान केंद्र में आके अपनी मिट्टी की जाँच करा सकते हैं और उससे संबंधित सलाह ले सकते हैं। साथ ही जैसे कि रांची के आसपास के किसान भाई बहन हैं तो रांची में जाके बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में जाके अपनी जांच करा सकते हैं। लेकिन जैसे कि सब्जी वाले किसान भाई बहनों को खास तौर से मैं बताना चाहूँगा कि जैसे गोभी की खेती किसान भाई बहन करते हैं। आजकल हम देखते हैं कि गोभी जैसे ही बड़ा होता है उसमें बीच में जैसे गोभी का फूल है, उसमें अगर ऊपर से ये गोभी का फूल अगर है तो उसमें अगर इस तरीके से हम लोग उंगली से ऐसे करेंगे तो उसमें पोलापन आएगा, सड़न जैसी बदबू जैसी आने लगती है। तो ये बोरॉन और मोलिब्डेनम की कमी से होता है। इसी तरह से आलू हमारा है, आलू को जब किसान भाई बहन काटते हैं तो बीच में काला होता है, कैल्शियम की कमी से होता है। लौकी है हमारा, जिसको कद्दू हम लोग बोलते हैं यहाँ की भाषा में, तो उसको नीचे की तरफ जो है सूखने लगती है, वो गलने लगता है। तो वो भी हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जिनको हम लोग बोलते हैं। और हम किसान भाई बहनों से कहना चाहेंगे कि सब्जी में बोरॉन और मोलिब्डेनम और कैल्शियम, इन तीन पोषक तत्वों का इस्तेमाल अवश्य करें। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये इसके लिए नहीं कि उनकी कोई पैदावार बढ़ेगी, सब्जियों में मेन होता है उनकी गुणवत्ता। अगर सब्जी देखने में सुंदर है और अच्छी चमक है तो उसको आपको दाम भी अधिक मिलेंगे। तो इस तरह से हम लोग जो है इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं और जान सकते हैं कि कौन सा पोषक तत्व की कमी है। तो ये हमारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनसे हम लोग जानकारी ले सकते हैं। तो देखा किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी जानकारी दी पोषक तत्व और साथ ही साथ सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में, जिससे आपके फसल पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आज की जानकारी से आप किसान भाई बहन अवश्य ही लाभ उठाएंगे। तो हमारे विदा लेने का समय हो चला है, लेकिन आप हमें अपने खत के द्वारा हमसे अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। तो हमारा पता लिख लें। उसके लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, दातू रोड, रांची, और पिन संख्या है 834001। तो इसी के साथ मुझे आपकी गीता दी को इजाज़त दीजिए। हम अगले दिन इसी समय इसी वक्त फिर से हाजिर हो जाएंगे आपके लिए नई नई जानकारियाँ लेकर। तो हमें इजाज़त दीजिए। जोहार।